गुड मॉर्निंग दोस्तों। ठीक है, मॉर्निंग टी विद मी के नाम पर हमारा चैनल जिसका नाम है द लर्निंग अड्डा, और 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डेली डोज याद रखेंगे। ये क्या है? डेली डोज, सुबह की खुराक। सुबह की खुराक के साथ हम ये शुरू करते हैं। और मैं हमारा एक स्लोगन है बहुत बढ़िया, मॉर्निंग टी विद मी। तो भाई देखो, मेरी तो टी तैयार है, आप अपनी टी और ले लीजिए। बस हम ज़्यादा देर पढ़ाएंगे नहीं, बड़े अच्छे अच्छे से क्वेश्चन बताएंगे जो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन होंगे, जो आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम में बहुत ही आवश्यक होंगे। जब एग्ज़ाम में आएंगे तो आप मुझे याद करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं अपना 10 क्वेश्चन का सीरीज़। और देखो भाई, इसको एक चीज़ ज़रूर करते रहो भाई, लोगों को भेजो, इससे लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मोटिवेशनल थॉट के साथ बात करते हैं। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटें, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने अगर 10 क्वेश्चन रोज करते करते 6 महीने तक पढ़ लिए ना, अब 6 महीने तक का तो आपका ज्ञान पूरा हो गया, लेकिन आपने कहा है छोड़ो यार, क्विट नहीं करना चाहिए। कहाँ कहाँ तक भागोगे? मतलब आदमी को छोड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्विट नहीं करना चाहिए। आई क्विट करके लोग चले भी जाते हैं दुनिया से, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, खूबसूरत दुनिया मिली है, खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत आप हैं। बस आप इसको एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, और साथ साथ अपने लक्ष्य को देखते रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, आधे रास्ते से वापस नहीं जाना है, मतलब मंजिल को पाकर पाना ही पाना है। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नेशनल हाइड्रोजन मिशन बनाया गया सरकार ने 2023 में, उसी के तहत पहला वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान एवं विकास सम्मेलन, फर्स्ट एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 वाज हेल्ड इन विच सिटी। किस सिटी में ये हुई है? तो ये तो हुई है नई दिल्ली में। ठीक है, हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने करा है ये काम। लेकिन क्या है, डिटेल बात कर लेते हैं। ये है पहला वार्षिक हरित हाइड्रोजन अनुसंधान विकास R&D का सम्मेलन आयोजित किया गया 11 से 12 सितंबर 2025 में नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, याद रखेंगे क्या है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय NMRI। या देखो इसकी, देखो आप भी याद रखना, हमेशा ये मंत्रालय जब बनाए जाते हैं जब इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आयुष क्यों बनाया? क्योंकि आयुष की ज़रूरत पड़ी, पहले डिपार्टमेंट था, तो पहले डिपार्टमेंट रहते हैं। तो इस समय किसकी चल रही है? रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका मंत्रालय है ये। इनके जो है क्या कहते हैं, मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी हैं। प्रहलाद जोशी ने क्या किया साहब? ये जो है क्या कहते हैं, एक मिशन किया है। इसके साथ करना क्या है क्या? ये कुछ नहीं करना है, स्टार्टअप को बढ़ावा देना है, गोल में बैठकें करनी है, हरित हाइड्रोजन की नवीन तकनीकों का, न्यू टेक्नोलॉजी जो आएगी उसके साथ आगे बढ़ना है। ठीक, इसमें हाइड्रोजन नवाचार में स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी रखा है कि भाई 100 करोड़ रुपए का हम इस प्रस्ताव रखेंगे। ठीक है, अब हरित हाइड्रोजन मिशन है क्या? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन NGHM। ठीक है, NGHM, ये रहा देखो साहब, हम इसके बारे में बात करें जनवरी 2023 में। ये इंपॉर्टेंट है, और बड़े एग्जाम में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसे एग्जामों में या स्टेट PCS में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया, वो स्टेटमेंट लगा के देता है कि साहब पहला स्टेटमेंट देगा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या कहते हैं, भारत सरकार की योजना है। दूसरा देगा कि इसमें 19,744 करोड़ का परिव्यय किया गया। तीसरा देगा जून 2025 में किया गया, जनवरी 2025 में किया गया, यहाँ गड़बड़ कर देगा। आप लोगों को ये याद रखना एक एक बात बड़े एग्जामों के लिए। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को, अच्छा मिशन जरूर पूछता है, हरित हाइड्रोजन उत्पादन, उपयोग, निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र के, मतलब भारत को एक ग्लोबल हब बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? ग्लोबल हब बनाना एक व्यापक पहल है। इसमें कुछ टारगेट भी दिए हैं, टारगेट जरूर याद रख लेना है। इस मिशन का लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, 2030 तक, जो 2030 आने वाली है, और उसमें कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। इसीलिए हरित हाइड्रोजन प्लांट लग रहे हैं, जहाँ जहाँ लग रहे हैं फट से उठा के नोट कर लिया करो। और लगभग 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता में वृद्धि शामिल है। मतलब 125 गीगावाट तो हमें चाहिए क्या? रिन्यूएबल एनर्जी, और रिन्यूएबल एनर्जी में से भी 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष, अब से प्रति वर्ष 2025 हो रही है 5 साल तक, तो 30 मिलियन मीट्रिक टन लगभग इससे चाहिए। ऐसे समझ रहे हो आप? तो 2030 तक हमें रिन्यूएबल एनर्जी 125 गीगावाट बना लेनी है, उसकी क्षमता में वृद्धि करनी है। ठीक, रिन्यूएबल एनर्जी आप जानते हो, जिसको दोबारा से प्राप्त किया जा सके।
ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा, मैंने ये इंग्लिश में लिख दिया, आप लोग पढ़ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय महिला हॉकी टीम, देखो भारत की पुरुष हॉकी टीम तो जीत के पहुंच गई सीधे कहाँ, अपने विश्व कप में, लेकिन भारतीय महिला हॉकी टीम के साथ बेचारी के साथ ऐसा नहीं हो पाया, और कौन सा पदक जीता, तो फाइनल तक पहुंची, फाइनल में जाके खेली। अच्छा, इनमें बड़ा अच्छा हिसाब किताब है कि जो टीम फाइनल में जीतेगी उसे तो गोल्ड मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, गोल्ड, और जो फाइनल में सेकंड रह जाएगी, सेकंड रनर, तो उसको मिलेगा सिल्वर। तो भारत को क्या मिला है, सिल्वर मिला है, सिल्वर मिल गया साहब, ये मिल गया, रजत मिला है। अगर गोल्ड मिल जाता तो क्वालिफाई कर जाती, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाई। चाइना में हुआ ये, और चाइना ही जीती है, चाइना को गोल्ड मिला, और चाइना जो है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गए। ये हमारे साथ एक दुखद हुआ है मामला, ठीक है, भारत को होना चाहिए था। देखो भारत ने फाइनल में जगह बनाई, लेकिन स्वर्ण से चूक गया। भारतीय महिला हॉकी टीम एशिया कप हॉकी 2025 के मुकाबले पीपल्स रिपब्लिकन चाइना से 4-1 से हार गई। चाइना के साथ हुआ इसका। इसी के साथ भारत को विजेता बनकर संतोष करना पड़ा, और साथ ही ग्वांगझू कहाँ हुआ, होंगझू, चाइना के होंगझू के कैसे नाम है, गोंगशलू कैनाल स्पोर्ट्स पार्क हॉकी फील्ड में खेले गए। भारत अपने तीसरे खिताब से चूक गया। इससे पहले 2004 और 2017 में ही जीत चुका है भारत, तो 2025 में भी अपने नाम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो 2026 में जो होने वाला है महिला हॉकी विश्व कप, उसमें जगह हासिल नहीं कर पाया, चीन ने वहीं अपनी जगह पक्की कर ली। ठीक है, भारत का जो पुरुष हॉकी टीम का हुआ था, पुरुष हॉकी टीम कहाँ हुआ था, पुरुष हॉकी टीम हुआ था कहाँ पर, राजगीर में, राजगीर मतलब बिहार में, और बिहार में भारत जीता, और भारत ने जीत कर क्या करा, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताना भारत ने किसको हराया, ठीक है, पुरुष एशिया हॉकी कप, ठीक है। किस देश को हराकर डेविस कप 2026 को क्वालिफाई स्थान प्राप्त किया है भारत ने। डेविस कप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले डेविस कप के बारे में बांध लो। डेविस कप क्या है, टेनिस वाला है, टेनिस, लॉन टेनिस का कप है। इसको बहुत बड़ी महत्ता दी जाती थी, लेकिन जब से वो शुरू हो गए विंबलडन, मतलब ग्रैंड स्लैम, तब से इसके साथ दिक्कत हुई है। लेकिन ये टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है, याद रखना। क्या कहते हैं इसको, वर्ल्ड कप कहते हैं, टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है। अच्छा, 4 ग्रैंड स्लैम है, उनका नाम भी याद रखना। उनका कोड ऑफ व्यू, जिससे आप लोगों का हमेशा ये रहेगा कब कब शुरू होते हैं। तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, और लास्ट में होता है यूएस ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। तो याद रखेंगे ये कहाँ होता है, इंग्लैंड में, ये फ्रांस में होता ही है। ये कहाँ पे होता है, लाल बजरी पे, याद रखेंगे। लाल बजरी के बादशाह राफेल नडाल को कहा जाता, कभी हारे ही नहीं। और बाकी ये क्या होता है, इंग्लैंड वाला ग्रास में, घास में, ग्रास कोर्ट है, ग्रास कोर्ट के नाम से आता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। विंबलडन ये हो गया, ऑस्ट्रेलिया ओपन ये हो गया, फ्रेंच ओपन ये हो गया, यूएस ओपन ये हो गया। तो भारत ने जो डेविस कप जीता है वो तो स्विट्जरलैंड को हराकर डेविस कप नहीं जीता है, डेविस कप के लिए क्वालिफाई किया है, स्विट्जरलैंड को अभी हराया है। यहाँ जाते हैं क्वेश्चन। भारत के विश्व कप के ग्रुप 1 स्टेज में स्विट्जरलैंड को हराया, 2026 के लिए डेविस कप के लिए क्वालिफाई कर लिया, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। टेनिस में भारतीय टीम की बील के स्विस एरेना डेविस कप विश्व ग्रुप मुकाबले में 9वीं वरीयता प्राप्त स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा दिया, और अगले साल के लिए क्वालिफाइंग में जगह बना ली। डेविस कप दुनिया में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में है। ये प्रतियोगिता ने अभी अपनी चमक बरकरार रखा हुआ है। डेविस कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष, याद रखना ये पुरुष है, एक इसी के साथ एक कप और आता है, वो ऊबर कप है। वो आप मुझे बताएंगे कि ऊबर कप महिलाओं से संबंधित है कि पुरुषों से संबंधित है, ठीक है, ये पुरुष वाली है, ठीक है। 150 देशों की टीमों द्वारा खेला जाता है। अब कितने देश हो गए इसमें, 150। इस तरह ये कभी भी खेल प्रतियोगिता की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, ठीक है। डेविस कप प्रतिवर्ष नॉकआउट ढंग से खेला जाता है, टेनिस का विश्व कप कहते हैं। ये है, मुझे तो ये बताना था आप लोगों को, क्या कहते हैं, टेनिस का विश्व कप कहते हैं। 1900 में शुरुआत हुई थी, पहला मैच ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए के बीच हुआ था। तो कुल मिला के टेनिस का वर्ल्ड कप है डेविस कप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया। अभ्यास एक्साइज पैसिफिक रीच 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया सिंगापुर में। हमारे लोगों ने भी भाग लिया है। क्या, किसने भाग लिया, भारत की नौसेना के डाइविंग सपोर्ट वेसल DSV
और INS निस्तार ने सिंगापुर में पैसिफिक रीच अभ्यास 2025 में भाग लेगा। INS की फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही है क्या है, इंडियन नेवल शिप। पैसिफिक रीच अभ्यास 2 वर्षीय एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। क्या है? 2 वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास में, जिसमें 40 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। बंदरगाह चरण में पनडुब्बी बचाव प्रणालियों पर चर्चा, विषय विशेषज्ञों का आदान प्रदान, ये सब सारी। देखो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अगर कोई भी हमारा ये जा रहा है ना तो खाली घूम के नहीं आता है। इसमें बड़े बड़े लोग जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं और वहाँ जाकर बैठ के यही डीलिंग होती है, हम किन किन चीज़ों पर चर्चा करें। तो उसमें खाली रक्षा संबंधी नहीं होता है, सारी चीज़ों पर चर्चा होती है। ठीक। समुद्री चरण में INS निस्तार पनडुब्बी बचाव इकाई दक्षिण चीन सागर और अन्य देशों के साथ हस्तक्षेप और बचाव अभियान चलाएगी। क्या करेगी? हस्तक्षेप और बचाव अभियान चलाएगी। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लाया हूं। तो अभी मैं पहले तो आप लोगों को ये बता दूं, ये मैप है, ये वही वाली बात है, आओ AI की गहराई में गोता लगाएं। तो गोता लगाए तो सबसे पहले देखो, ये जो चीज है ना, ये सारा का सारा साउथ ईस्ट एशिया है। और क्योंकि सिंगापुर यहाँ पर है तो साउथ ईस्ट एशिया मुझे आज आप लोगों को थोड़ा सा बताना है, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें लाया हूँ। देखो ये तो रहा भारत के नीचे म्यांमार आ गया। म्यांमार से शुरू हो गई साउथ ईस्ट एशिया, पूरा इंडोनेशिया ये रहा। ठीक है। अब आपको यहाँ बड़ा बड़ा सा लग रहा होगा, बड़ा बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो है क्या कहते हैं, पूरा खुला खुला है। ये ईस्ट एशिया में कौन सा आ गया? चाइना। जैसे ईस्ट चाइना सी, ये किस किस के बीच है? ये पूर्वी चाइना सी जापान और चाइना के बीच में। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूं भाई। ठीक है, जूम कर रहे हैं इसको, और जूम करके ना इसकी लोकेशन लें पहले अच्छे से, फिर आपको बताते हैं। ये आ गए यहाँ से, और थोड़ा सा यहाँ, ये रहा, देखो ये आ गया। अब इन देशों के नाम याद कर लो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो ये है वियतनाम कहाँ पड़ रहा? साउथ चाइना सी में पड़ रहा है। याद रखना है, अभी आगे भी पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन लाया हूं मैं। ये साउथ चाइना सी में हमेशा चाइना का ड्रामा रहता है। देखो ताइवान जल संधि किस किस के बीच में? ताइवान और, थोड़ी सी इसकी निब भी ढीली करें, ताइवान और किस किस के बीच है ये? देखो ताइवान जल संधि किस किस के बीच है? ताइवान जल संधि है ताइवान और चाइना के बीच में। याद रखेंगे, ताइवान ही चाइना का एक पार्ट था। यहाँ पर कैसी राष्ट्रवादी पार्टी बनी थी, ताइपे इसकी राजधानी है। राष्ट्रवादी पार्टी ने, ऐसे समझो, चांगकाई शेक, जब चीन की क्रांति हुई थी 1949 में, तो चांगकाई शेक तो यहाँ आ गया था, और यहाँ सन्यात सेन राष्ट्रवादी पार्टी लेकर ताइवान आ गए थे। तो ये अपने आप में डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन इससे दबता नहीं है। सब लोगों का सपोर्ट रहता है, इंग्लैंड का सपोर्ट रहता है, अमेरिका का सपोर्ट रहता है। अब चाइना की बीमारी क्या है? चाइना है साम्राज्यवादी का मतलब समझ रहे हो कि पूरे सभी देशों पर कब्जा करना चाहता है। एक इसमें 9 डैश लाइन है, 9 डैश लाइन इसकी चाइना की। ये कहता है कि हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो थे, कभी इन सब जगह पे मछली मारते थे। अब जब मछली मारते थे तो ये तो हमारा अच्छा हो गया। तो ये साउथ चाइना सी को भी अपना बताता है, ईस्ट चाइना सी को भी अपना बताता है, सारी चीज़ों को अपना बताता है। अब यहाँ पे समस्या आती है इन बेचारे छोटे देशों के साथ। अगर भारत यहाँ से सपोर्ट ना करे तो इनकी तो समस्या हो जाएगी बहुत बड़ी। म्यांमार से भी बाउंड्री लग रही है, लाओस से भी लग रही है, हर किसी से इसकी बाउंड्री लग रही है। और ये हमेशा परेशान करता है, चाहे जमीनी रास्ते से करे, नहीं तो यहाँ डंडा ठोक के बैठ जाता है, बार बार आकर खड़ा हो जाता है साउथ चाइना सी में अपनी नौसेना लेकर। अब है क्या? एक तो इसको याद कर लीजिए, पारासल आइलैंड, इस पे विवाद चल रहा है। तो क्वेश्चन आएगा किसके कब्जे में है? ये फिलीपींस के कब्जे में है। किसके कब्जे में है? फिलीपींस के। ये रहा फिलीपींस के कब्जे में है ये। और झगड़ा किससे चल रहा है? चाइना से। एक इस पार्टले आइलैंड के बारे में बात कर लेंगे हम, ठीक है, ये हम बात कर लेंगे। ये याद रखेंगे कहाँ साउथ चाइना सी में। ये रहा देखो मलेशिया, और ये रही मलेशिया जल संधि, स्टेट ऑफ मलक्का जल संधि। मलक्का संधि किसके? इंडोनेशिया। ये है सुमात्रा और किसके बीच में? मलेशिया के। इसको याद करेंगे पहले तो। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है मलेशिया। ये है थाईलैंड की कैपिटल क्या? बैंकॉक है। क्या कहते हैं कि सस्ते में अगर विदेश के मजे लेने हैं, मतलब पूरी लाइफ के ज़िंदगी जीनी है, तो वहाँ बैंकॉक चले जाओ, लोग ये कहते हैं। यहाँ से साउथ इंडियन मूवी बहुत बनती हैं जा के, ठीक है, सस्ते में बन जाती हैं। ये कोई एक देश आया है, देखो लाओस की एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। ये क्वेश्चन KBC में भी आ चुका है और कई बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन ये पूछा है, इसकी कैपिटल तो याद रखेंगे वियंतियाने। लाओस की क्या है? वियंतियाने। और देखो ये सीमा ऐसे करके आ रही है, ऐसे करके आ रही है। ये कहीं भी पानी के रास्ते से लगता हुआ नहीं दिख रहा। तो ये लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री वो होते हैं जो पूरी तरीके से क्या होते हैं? जमीनी रास्ते में घिरे होते हैं। तो लैंडलॉक कंट्री है ये, लैंडलॉक्ड। अब लैंडलॉक कंट्री है तो क्वेश्चन आता है साउथ ईस्ट एशिया का।
क्वेश्चन आएगा साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लैंडलॉक कंट्री, बाकी सब में तो पानी लगा हुआ है, तो वो क्या है, लाओस ही याद रखेंगे। इसकी कैपिटल वियंताने है। वियतनाम, वियतनाम की कैपिटल है हनोई, ये आ गया हनोई, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज इधर आ जाओ, ये है बोर्निया, बोर्नियो। ये बोर्नियो क्या है, असल में आप लोगों को बताऊं मैं, ऐसा करके याद कर लो आप, चलो मैं तुम्हें आप समझा दूं। ये है इंडोनेशिया पूरा पूरा, देखो ये सुमात्रा, ये है, ये 4 आइलैंड में बसा हुआ है। एक तो जावा हो गया, जावा एक हो गया, सुमात्रा याद रखेंगे, और एक है ये बोर्निया। इंडोनेशिया कितने पार्ट में हो गया, 4 में, और ये रहा सुलावेसी, ये रहा देखो, ये रहा सुलावेसी, तो 4 में है भाई सुलावेसी। अच्छा क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है बोर्निया, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, बोर्निया। और मलेशिया का कुछ भाग भी है, ये रहा देखो, मलेशिया का भाग यहाँ भी है, मलेशिया का भाग यहाँ भी है, तो ये आपस में बढ़िया सेटलमेंट है इनका, ठीक है। अच्छा ये मैं, हाँ ये मकासर जल संधि याद रख लेंगे, सुलावेसी और बोर्नियो के बीच में है। अच्छा सुलुलु सी भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिलीपींस, फिलीपींस ये रहा, फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी मनीला, एडीबी का हेडक्वार्टर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का एडीबी का हेडक्वार्टर है यहाँ पर, ठीक है। और क्या बात है बतानी है, और क्या बात बतानी है मुझे, एआई की गहराई में भी और लेके जाना है आप लोगों को। हाँ याद रखें हो चिन मिन सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, कहाँ की, वियतनाम की। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हो चिन मिन सिटी कहाँ पर है। अच्छा और कहाँ ले जाना है हमें, गल्फ ऑफ थाईलैंड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। म्यांमार से इनकी सीमा लगी हुई है। ये रहा भारत का अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार से भी इनकी सीमा लगी हुई है, ठीक है। अच्छा 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 ठीक है, इतना ही काफ़ी है। ये मलेशिया हो गया, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, ये रही कुआलालंपुर, ठीक। बाकी तो इसमें और कुछ नहीं है, बाकी हम जैसे जैसे और आता रहेगा वैसे वैसे आप लोगों को बताते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें इसमें बताई। अच्छा एक चीज़ रह गई, ये आसियान, आसियान यहाँ का एक संगठन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो 1967 में बना है, इसको याद रख लेंगे आप, ठीक है। 1967 में बना है ये आसियान। थोड़ा सा जूम कम करते हैं भाई, अपने उस पर जाते हैं कंडीशन पे, जहाँ थे हम, यहीं पे थे ना, हाँ यहाँ पर थे लगभग, ठीक। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हाल में ही खबरों में रही नेट्रॉन लेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। नेट्रॉन लेक किन दोनों देशों के बीच है, तो इसका आंसर है तंजानिया और केनिया। यहाँ क्यों क्यों झीलें बनती हैं, ये बात आज मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ। देखो बहुत कुछ है एआई में, बहुत कुछ है एआई, मतलब मैं अपनी आपको एआई इसलिए कहता हूँ, जीएस में बहुत कुछ है, तो एआई की गहराई में गोता लगाना बहुत जरूरी है, तो गोता लगाते हैं, ठीक है। चलो पहले कुछ कैपिटल याद कर लें। केनिया की नैरोबी है, युगांडा की कंपाला है, इथोपिया की क्या है, तंजानिया की डोडोमो, ठीक है मैं लिख देता हूँ, तंजानिया है डोडोमो, डोडोमो, तो थोड़ा बड़ा कर लें, तंजानिया की क्या है, डोडोमो, तंजानिया की डोडोमो हो गई। इथोपिया की है, इथोपिया, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, इथोपिया की है अदिस अबाबा, बहुत कुछ है, मतलब ऐसी ऐसी दुनिया है कि आप लोग खो जाओगे। युगांडा की है कंपाला, कीनिया हो गई नैरोबी। मज़ा बहुत आता है, मतलब नॉलेज को आप कितना ही बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तंजानिया ने अपने पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने के लिए नेट्रॉन झील पर बड़े पैमाने पर सोडा ऐश खनन की परियोजना को रोक दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग जागरूक हो रहे हैं, मतलब सरकारें भी जागरूक हो रही हैं पर्यावरण को लेकर, क्योंकि प्रकृति बहुत खतरनाक चीज़ है, प्रकृति से छेड़छाड़ ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। जिस दिन प्रकृति अपने रूप में आती है ना, उसके बाद बता देती है कि किस कंडीशन में हो तुम लोग। लोग जागरूक हो रहे हैं। अच्छा कीनिया में, कीनिया की बात याद करें तो केनिया में यूएनईपी का हेडक्वार्टर भी है, यूनाइटेड नेशनल प्रोग्राम का, नैरोबी में, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये, थोड़ा सा ये इसलिए और पड़ोस में है। अच्छा नेट्रॉन झील जो है तंजानिया और कीनिया की सीमा पर खारे पानी की झील है, जो ग्रेट रिफ्ट वैली, ये समझानी भाई आज मुझे आप लोगों को, ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है। इससे बड़ी रिफ्ट वैली है ही नहीं कहीं पर। 2001 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व में रामसर स्थल भी घोषित किया गया, वही वाला जो मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कई बार, ठीक है। ये अफ्रीका में छोटे फ्लेमिंगो एकमात्र विश्वसनीय प्रजनन स्थल है, मतलब छोटे फ्लेमिंगो रहते हैं। फ्लेमिंगो क्या है, पक्षी रहते हैं, अगर ये इस पर ये रोका नहीं जाएगा तो ये पक्षी मर जाएंगे, ठीक है। ये है वो पक्षी, देख लो भाई, ये बहुत खूबसूरत सा पक्षी है, ठीक है।
सारस जैसा लग रहा है, हमारा फ्लेमिंगो है ये। ठीक, अब मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता था, इसीलिए मैं ले आया। देखो भाई एक बात सुनो, ये रही एक प्लेट, प्लेट जमीन के नीचे होती है, प्लेट खाने वाली नहीं है, ये रही प्लेट। अब दो प्लेटें, अगर ये भारी है, ये मतलब ये भारी प्लेट है, ठीक, और ये हल्की प्लेट है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, ऐसे एक दूसरे की तरफ चलती हैं, विध्वंसक होती हैं, तो क्या होता है, भारी प्लेट तो नीचे रह जाती है, हल्की प्लेट ऊपर आ जाती है। तो कंडीशन कुछ ऐसे बन जाती है, ये प्लेट तो ऐसे करके तिकोना निकाल कर, कोना निकाल के यूँ चली गई, और ये वाली प्लेट इसके अंदर घुस गई, भारी वाली घुस गई, ये घुस गई, ये घुस गई, तो तिकोना बन गया ना, ये पर्वत बन जाता है। तो इसका मतलब दो प्लेटों के टकराने से पर्वत बनता है, ठीक है, भारी और हल्की के। और अभी इसके बारे में ये उल्टा हो जाए, मान लो एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, अब ये यूँ ना करके, ये बिल्कुल यूँ ना करके यूँ खिंच जाए, आपस में एक दूसरे से बाहर की तरफ खिंच जाए, तो इनके बीच में एक जगह बन जाती है, तो रिफ्ट वैली इन्हें कहते हैं। हमेशा भारत में भी रिफ्ट वैली है, नर्मदा और ताप्ती रिफ्ट वैली में बहती हैं। तो यहाँ पर जो बहेंगी वो जगह बन जाएगी, खाली जगह बन जाएगी। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी समस्या ये है, ये समस्या मान लो, ये खूबसूरती मान लो, यहाँ पर ग्रेट रिफ्ट वैली है, जो कहाँ तक जाती है, यूरोप तक जाती है। कहाँ होते हुए, मिस्र होते हुए, ये रहा मिस्र, मिस्र याद करो, स्वेज कैनाल मैंने यहाँ पढ़ाई थी, मिस्र होते हुए। डेड सी भी इस पर ही है, डेड सी कहाँ, जॉर्डन में है। डेड सी बहुत खतरनाक है, मृत सागर, ठीक, यहाँ पर सारे देशों से गुजरती है, ठीक। यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं, देखो लेक मेलावी है, लेक विक्टोरिया है, युगांडा और तंजानिया की सीम पे, लेक तुर्काना है, ये रही, ठीक है, ये बहुत सारी हैं। ये जो है ऐसे करके यहाँ से बनी है, यहाँ से बनी है, यहाँ से बनी है, यहाँ से मतलब पर्वत आपस में ऐसे खिंच गए थे, और खिंचने के बाद जो है ये रिफ्ट वैली बनती चली गई। लाल लाल रंग से जो दिखाई दे रही है, ये ऐसे करके ये रिफ्ट वैली है। इसी के आसपास झीलें हैं, इसी के आसपास बायोडाइवर्सिटी बहुत है। यहीं किलिमंजारो पर्वत है, ये रहा देखो, किलिमंजारो वोल्केनिक पर्वत। अच्छा, अब ये कहोगे कि साहब रिफ्ट वैली में पर्वत कहाँ से आ गया, तो ये वोल्केनिक पर्वत है। पर्वत कई प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं नवीन बलित पर्वत, न्यू फोल्डेड माउंटेन, तो वो बनते हैं ऐसे, न्यू फोल्डेड माउंटेन बनते हैं ऐसे, ये न्यू फोल्डेड माउंटेन बनते हैं ऐसे। जैसे न्यू फोल्डेड माउंटेन में कौन सा हमारा, हिमालय है, और कौन सा हमारा, एंडीज है। एंडीज कहाँ है, साउथ अमेरिका में, ठीक है, हिमालय है, एंडीज है। और कौन सा, रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में। और कौन सा, आल्प्स, आल्प्स कहाँ है, यूरोप में। इनके याद रखेंगे नाम। तो ये तो हो गया एशिया, मजा आ रहा है एआई में। एंडीज में हो गया क्या, दक्षिण अमेरिका। और रॉकी क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका में। और आल्प्स कहाँ हो गया, यूरोप में। तो ये याद रखेंगे। तो ये सब क्या है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है। लेकिन वोल्केनो क्या होता है, जब जमीन के अंदर से लावा निकलता रहता है तो पर्वत नुमा बन जाता है। अच्छा, वोल्केनो भी तीन प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एक्टिव, एक होता है डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब सुसुप्त, और एक होता है डेड, मरा हुआ। तो मरे हुए जो होते हैं, मरे हुए में से कभी कुछ निकलता नहीं है। तो ये किलिमंजारो क्या है, मरे हुए हैं, डेड हैं ये। इनमें क्या है, इनमें कभी नहीं निकलता। तो क्या होता है कि इनकी जो ऊपर की शेप है वो ऐसे बन जाती है, ऐसे बन गई शेप। यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है, इसका मुंह होता है, इसे कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं, क्रेटर। क्रेटर में जब पानी भर जाता है तो क्रेटर लेक बन जाती है, ठीक है। बहुत जगह क्रेटर लेक हैं, भारत में भी एक जगह क्रेटर लेक है, आप लोग बताएंगे कहाँ पर क्रेटर लेक है, ठीक है। महाराष्ट्र में आप लोग बताएंगे क्रेटर लेक है, क्या है वो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में लिखना। तो यहाँ पर क्रेटर लेक बन जाती है, तो मुंह को क्रेटर कहते हैं। लावा यहाँ निकलने लगता है। अच्छा, लावा के बारे में याद रखो, जमीन के अंदर रहेगा तो लावा, और जब जमीन से बाहर आकर ठंडा पड़ जाएगा तो मैग्मा कहते हैं उसे। अच्छा, ये भी याद रखेंगे, यहाँ ट्राई जंक्शन है, ट्रिपल जंक्शन है, यहाँ से मुड़ जाती है ये, ठीक है। चलो, मैंने आप लोगों को बहुत सारी बातें आज बता दी, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित किन देशों में त्रिपक्षीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू हुआ है। तो फ्रीडम एज शुरू जो हुआ है, ये हुआ है दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान के बीच में। किसको काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए। किसको काउंटर करने के लिए, चाइना को। याद रखेंगे 15 से 19 सितंबर के जेजू कहाँ पर है, साउथ कोरिया में है। तो किसको काउंटर करने के लिए है, चाइना को काउंटर करने के लिए। तीनों के तीनों कहाँ पड़ते हैं, आप लोगों को मैंने लोकेशन बता रखी है। अच्छा, इसमें बात करें तो इसकी जो कैपिटल है साउथ कोरिया की, सियोल है। कैपिटल जरूर याद कर लो भाई, कभी एक दिन टपक जाए। यूएसए की न्यूयॉर्क है, सॉरी गलत पड़ा, वॉशिंगटन है। हमेशा ही मुझे यही रहता है, वाशिंगटन है। और जापान की क्या है, टोक्यो है, ठीक है। किस सरकार ने सितंबर 2025 में सुधार के उपयोग के लिए कैदियों के लिए योग सुदर्शन में कैदियों को योग कराया जा रहा है। साहब, छत्तीसगढ़ सरकार करा रही है। छत्तीसगढ़ के बारे में भी बात करते हैं। तो
छत्तीसगढ़ जो है अभी पैदा हुआ, अभी पैदा का मतलब ये है कि अभी नवीन राज्यों में ही है। ठीक, कैसे 3 राज्य बने थे सन 2000 में, 3 राज्य। कौन कौन से बने थे आप लोगों को पता ही है कौन कौन से बने थे। तो एक तो बना था छत्तीसगढ़, इससे टूटकर एमपी से। फिर उत्तराखंड बना था, हाँ, और फिर बना था झारखंड, झामुमो ने बनाया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन की पार्टी ने। तो याद रखेंगे 1 नवंबर सन 2000, 9 नवंबर सन 2000 को टूटा ये, और 15 नवंबर सन 2000 किससे टूटा है? ये बिहार से टूटा है, बिहार झारखंड अलग हुए। ये यूपी से टूटा है और ये मध्य प्रदेश से टूटा है। ठीक है, क्लियर हो रही बात? आ रहा है समझ में कुछ? चलिए आगे चलते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ग्रैंड इथोपियन रिनेसा डैम, GRIED, मैंने आप लोगों को इसके बारे में पहले बताया था, तो फिर भी याद दोबारा बता देते हैं। ब्लू लाइन नदी पर है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, एक झील है विक्टोरिया, विक्टोरिया से नदी निकलती है जिसका नाम है नील नदी, और इथोपिया में जाकर ही क्या हो जाती है? ब्लू, नीली नील, सूडान से हो जाती है लेकिन इथोपिया में से नीली नील कहते हैं। ठीक है, और इथोपिया कैपिटल है अदिस अबाबा, अदिस अबाबा, याद रखेंगे ये इथोपिया कैपिटल। ठीक है, अच्छा, रिनेसा का मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण। तो सबसे बड़ी परियोजना ये भी याद रखेंगे, सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, ब्लू नदी पर है, नाइजर नदी, जिम्बेबी नदी, जिम्बेजी पे विक्टोरिया फॉल है, ये भी याद रख लेना। चलो, फॉल, कोंगो नदी कर भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा का मतलब जानते हो इंग्लिश में कहते हैं इसको इक्वेटर, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, काटती है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना कर्क रेखा को कौन सी 2 बार काटती है। भारत की एक ट्रेन साहब 160 किलोमीटर की स्पीड से चल गई, मतलब बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आने वाला है, और इनमें से कोई सी नहीं चली, ना ये चली, ना ये चली, ये चल गई नमो भारत। नमो भारत ट्रांजिट लाइन बनाई गई थी सबसे पहले मेरठ के लिए, और साहब ये अब इस समय 160 की स्पीड पर भाग रही है, तो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन नमो भारत हो गई है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसमें और कुछ ऐसा है नहीं। स्कारबोरो, देखो वही आ गया। मैं आप लोगों को जिस क्वेश्चन के बारे में बताना चाह रहा था, स्कारबोरो शोल, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, वो कहाँ पर है? चीन और फिलीपींस के बीच में विवाद है। मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, कहाँ दिखाया था? वहीं पर स्कारबोरो दिखाया था और पारासल दिखाया था। उनको याद रखेंगे। ये देखो क्षेत्रीय विवाद है, वही 9 डैश लाइन का विवाद है। वो हमको कहता है कि हमारे दादा मछली मारते थे, अपना आए ये। ठीक है, तो किस किस के बीच ये क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं। कहाँ पर है? साउथ चाइना सी में, ये याद रखेंगे कहाँ पर है? साउथ चाइना सी में है ये, इसका ही विवाद है, दक्षिण चीन सागर में। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्निंग अड्डा। आप लोगों ने बहुत प्यार दे रहे हैं, इस चैनल को और आगे लेके जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कम समय में बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, और आपको लगता भी होगा कम समय में पढ़ा देते हैं लोग, 1-1 घंटा जीएस को पढ़ाते रहते हैं और उसमें उबाऊ और हेक्टिक हो जाती है और उछल कूद भी ज़्यादा करते हैं। हम समय ना बर्बाद करें, समय बर्बाद ना करके काम अच्छा करते हैं। धन्यवाद आप लोगों का।